हेलो एवरीबॉडी। सबसे पहले आप लोगों को अभी हैप्पी न्यू ईयर, दशहरा ईयर आपका। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट टॉपिक के बारे में कि मैंने पिछले क्लास में आपको द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन समझाया है, ठीक है। उसमें मैंने आपको याद करिए फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद मैंने नेपोलियन कोड के बारे में भी उसी टॉपिक के अंदर पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट एंड सिविल कोड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि नेपोलियन बोनापार्ट 1799 में फ्रेंच में डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश करता है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाता है, मतलब धीरे धीरे, ठीक है, वो अपने हाथों में पावर ले लेता है और वो बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म करता है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रांस के साथ साथ यूरोप में भी प्रभाव लाता है और विच एक तरीके से नेशनलिज्म का जो भावना है वो कहीं ना कहीं इससे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनिशिएटिव से क्रिएट होता है, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्ट एंड सिविल कोड कब आया? 1804। तो ये ईयर आपको याद रखना होगा, ठीक है। किसने लाया नेपोलियन बोनापार्ट, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक। तो पहले ही इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिविल लॉ कब लाया? 1804, ठीक है। इसमें मेन जो आपको एग्जाम में पूछेगा वो ये नहीं मुझे नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, उसने फ्रांस में कब कब्जा किया, या उसने फ्रांस में कितने से कितने रिलेशन था, कौन सा वॉर था, कब हारा, वो कुछ नहीं पूछने वाला है। वो बस उससे पूछेगा या आपसे पूछेगा फीचर्स ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट सिविल कोड, टीचर के बारे में पूछेगा। टीचर में ध्यान रखिएगा हमें दोनों फीचर्स पढ़ने होंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। कभी कभी एग्जाम में लिमिटेशन ऑफ सिविल कोड पूछ देता है जो अक्सर लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस आया जो पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया। तो सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब आप समझिए नेपोलियन के आने से पहले फ्यूडल सिस्टम था, बर्मन डायनेस्टी के साथ, ठीक है। तो डायनेस्टी रूल होगा, वहां फ्यूडल सोसाइटी होगा, तो वहां पे इक्वालिटी होगा ही नहीं। कोई जो बहुत ज्यादा वेल्दियर है, पैसे वाला है, वो ज्यादा पावरफुल होगा और जो पुअर है वो नीचे में, मतलब उन दोनों के बीच में क्लास डिफरेंस आ जाएगा। बट नेपोलियन ने सबसे अच्छा क्या किया कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून जो भी बनेगा उसके सामने सब समान होंगे। आज भी हमारे भारत में संविधान में हमें इक्वालिटी मिला है कि नियम के सामने सब समान होंगे, एंड दैट्स द थिंग नेपोलियन बोनापार्ट ने उस समय ये चीज 1804 में लाया, ठीक है। इंडियन प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जन्म के आधार पर फ्रांस में जो प्रिविलेज मिला था नोबल क्लास को, ठीक है, और जो थर्डी क्लास को जो कौन थे उनको प्रिविलेज मिला था, उस चीज को उसने बंद कर दिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। दूसरा है एबोलिशन ऑफ फ्यूडल राइट्स, ठीक है। जब प्रिविलेज खत्म बेस्ड ऑन द बर्थ, तो फ्यूडल जो राइट्स है वो भी खत्म हो जाती है। फ्यूडल राइट का मतलब मान लो अगर ये एरिया है, इस एरिया में कोई बहुत बड़ा एज कम्पेयर टू इंडियन लैंड ओनर था, तो फिर वो लैंड उसके बेटे को चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो फ्यूडल सिस्टम है उसको उसने खत्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। राइट टू ओन प्रॉपर्टी वाज लीगली प्रोटेक्टेड, ठीक है। हमारा अधिकार हो गया कि हम अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं और ये लीगल तरीके से हमें अधिकार हो गया, मतलब हमारे प्रॉपर्टी को कोई भी चाहे तो हड़प नहीं सकता, इवन गवर्नमेंट भी नहीं कर सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर हम चौथा देखते हैं यूनिफॉर्म लॉ, मतलब रीजनल और कस्टम जो है वो एक कर दिए। जैसे मान लीजिए फ्रांस है, फ्रांस में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो हर एक एरिया का अपना एक ड्यूटी होता था, टैक्स होता था जो उसको देना पड़ता था, इनपुट आउटपुट टैक्स, लेकिन हमने उन सबको समान कर दिया। आप कहीं पे भी ट्रैवल करेंगे एक नियम होगा, एक टैक्स होगा, ठीक है, जो आपको देना पड़ेगा। आप अगर फ्रांस में कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं तो वो एक ही कस्टम और एक ही लॉ हर जगह चलेगा, ठीक है। उस तरीके से उसने फ्रांस को इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यूनिफॉर्म लॉ एबोलिशन लॉज एंड कस्टम एंड ऑफ गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, मतलब रिमूव रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो मैं गिल्ड का मतलब क्या होता है? मर्चेंट स्टाफ का ग्रुप होता है, ट्रेडिंग स्टाफ का ग्रुप होता है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करते जाने, इसके रिस्ट्रिक्शन को उसने, ठीक है, गिल्ड के रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया, ठीक है। आप मूवमेंट ऑफ गुड्स कर सकते हैं, कहीं पे भी अपने सामान को लेके जा सकते हैं, उस मूवमेंट को उसने उसके रिस्ट्रिक्शन को उसने एबोलिश कर दिया, ठीक है। यहाँ जाहिर बात है इस इकोनॉमिक एरिया बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, बहुत पॉजिटिवली जो है फ्रांस की इकोनॉमी आगे बढ़ी, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन एंड इम्प्रूव रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट, उसने सड़कें बनाई, ठीक है, यातायात की सुविधा बढ़िया कराई और एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन को प्रॉपर तरीके से डिवाइड किया और उसको एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में जिस तरीके से काम करना है उसको सिंप्लीफाई किया ताकि लोगों को वो चीजें समझ में आए। ट्रेड
इजी हो गया, वेट मेजरमेंट इजी हो गया, कस्टम लॉस इजी हो गए। तो लोगों को उन चीजों से बहुत फायदा होने लगा जो नेपोलियन चेंजेस ला रहा था, ठीक है। नाउ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, समझिए इसमें क्या है। जैसे देखिए आज की डेट में अगर आप मान लीजिए, जैसे हम अभी बनारस में हैं, हम कहीं कहीं अगर आलू खरीदते हैं, ठीक है, तो आलू का दाम अगर 20 रुपए केजी है तो 20 रुपए केजी यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। इस एरिया में कहीं पे भी वही दाम होगा। अब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग या ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के अकॉर्डिंग दाम बढ़ जाएगा, पर वो इतना नहीं करेंगे कि 1 किलो आलू आपको 50 या 60 रुपए में देंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वेट है, जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है जो रहेगा उस तरीके से उसमें नेपोलियन ने क्या किया, हर एक चीज का, सामान का, वस्तु का, कोई भी चीज है उसका वेट एंड मेजरमेंट स्टैंडर्ड कर दिया। इतने सामान उतने में ही मिलेंगे, तो इससे क्या होगा कि कोई भी माल फंक्शन नहीं होगा, करप्शन नहीं होगा, और कोई भी बहुत ज्यादा पैसे जो है अपने पास रखने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। चलो उसके बाद हम एक इनके नेगेटिव इम्पैक्ट को भी पढ़ते हैं। मैंने बोला था कि अक्सर लोग पढ़ते नहीं और वो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो लिमिटेशन में क्या है कि लिमिटेशन ऑफ वुमेन राइट, औरतों को उतने ज्यादा अधिकार नहीं मिले एज कम्पेयर टू पुरुष, ठीक है। हमने डांस में पढ़ा था कि औरतों को बहुत लेट बाद वोट देने का अधिकार मिला था। तो अकॉर्डिंग टू नेपोलियन उसने मेन को ज्यादा प्रिविलेज किया, उसने इक्वालिटी दिया और मेन को ज्यादा दिया और वुमेन को प्रिविलेज बहुत कम दिया। एक तो इसका मतलब वो इक्वालिटी तो स्टैब्लिश कर रहा है, पर जेंडर इक्वालिटी के नाम पर उसने कुछ नहीं दिया। तो जेंडर इक्वालिटी वाला सेक्शन खत्म, ठीक है। एंड दिस इक्वालिटी बट नॉट लिबर्टी। अब समझिए, हमें दिख रहा है कि हमें बराबरी मिल गई, जैसे मान लीजिए आप हमें क्या राइट इक्वालिटी मिल गई, बट अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना है पर हम ले ही नहीं ले सकते, हमें सरकार से पूछना पड़ेगा, वहां के ब्लॉक से पूछना पड़ेगा, वहां के डीएम से पूछना पड़ेगा, लोगों से पूछना पड़ेगा, तो क्या उस इक्वालिटी का फायदा होगा? नहीं होगा। मतलब हमें इक्वालिटी के साथ साथ लिबर्टी भी तो चाहिए, तब तो हम अपने डिसीजन को ले सकते हैं। हम अगर समान है तो ठीक है, हम अपने डिसीजन में खुद ले सकते हैं, लेकिन नेपोलियन की केस में उससे डिसीजन मेकिंग पावर नहीं था। वो दिख रहा है कि हाँ हम सब समान है, लेकिन बिना नेपोलियन और उसकी सरकार या उसकी व्यवस्था के विरोध में जाकर हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ये नेपोलियन का सबसे बड़ा था डिमेरिट था कि उसने इक्वालिटी दिया पर लिबर्टी नहीं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं और कल कंटिन्यू करने। सो गुड नाइट।